आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा जो है ईरानी यूनानी आक्रमण या फिर मगध साम्राज्य। इसमें जो एमसीक्यू है वो मैं जो है विद एक्सप्लेन डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो टेस्ट है उसको देखिए आप। जो है ये टेस्ट है आपका जो है ईरानी यूनानी आक्रमणकारी व मगध साम्राज्य। पहले जो क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। अब देखिए झेलम के तट पे जो है वो है हमारा, देखिए वो बनेगा आंसर, देखिए हमारा वो बनेगा पौरुष यानी पुरु। बोरुष या पौरुष एक ही बात है, ये बनेगा बी आंसर, यानी पुरु या पौरुष दोनों एक ही बात है। देखिए आप जो है, अब देखिए सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में खैबर दरे को पार करके भारत में प्रवेश किया। सिकंदर के भारत पहुंचने पर तक्षशिला के राजा आमी ने उसकी सहायता का वचन दिया और यहां पर वचन देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। यहां पर देखिए मतलब यह झेलम नदी और तथा चिनाब नदी के मध्यवर्ती प्रदेश का शासक पुरु या पौरस था, या इसके पौरस के द्वारा सिकंदर के समक्ष समर्पण की मांग को ठुकरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप झेलम या कह सकते हैं हम जो पुराना नाम था वीतस्ता का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पौरस की हार हो जाती है, किंतु उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसका साम्राज्य वापस लौटा दिया। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौट गया, जिसका कारण चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होना नहीं था, बल्कि सिकंदर की सेना ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि सैनिक भी कम हो गए थे, इसलिए मुझे वापस होना पड़ा। अब यहां कहना मतलब देखिए, यानी कि झेलम जिसे कहते हैं, झेलम को कहते हैं हम जो है वीतस्ता का युद्ध भी कहते हैं। झेलम नदी के जो सिकंदर लड़ा था वो था पुरु या पौरुष। आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, सिकंदर और पौरुष के बीच युद्ध इस नदी के तट पर लगा। देखिए मैं डिस्कस कर चुका हूं, वीतस्ता नदी यही बताया मैंने आपको जो है, या झेलम की बात करते हैं, तो आंसर बन गया हमारा सी। इसका बन गया हमारा सी। अब देखिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे। देखिए यानी सिकंदर का भारत में सफलता के क्या कारण थे। देखिए इसमें देखिए, एक तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, या फिर हम कह सकते देखिए उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला। नंबर 4, वह एक अच्छा प्रशासक था। देखिए इसमें आंसर जो बनता हमारा, भारत में उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये हमारा ए बन जाता है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, वहां उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। अब उसके बाद देखिए हमारा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों के साथ मिला, ऐसा नहीं था, ये रॉन्ग हो जाता है। वहीं पर एक अच्छा प्रशासक था, ये भी ऐसा कोई खास बात नहीं थी, तो इसका आंसर बन जाता है हमारा ए आंसर, यानी 1 और 2 आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं महापद्म नंद की बात करते हैं। महापद्म नंद के जो 10वें या 10 पुत्रों में जो अंतिम पुत्र घन्नानंद था, सिकंदर अलेक्जेंडर का समकालीन था, और वहीं पर वह मगध का शासक भी था। ग्रीक लेखक ने इसे अग्रमीज और जेंडमीज भी कहा है। घन्नानंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में पश्चिम तट पर आक्रमण किया। वहीं पर जो है घन्नानंद का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ना कि सिकंदर ने। अशोक राज्य की मतलब जो है स्त्रियों ने सिकंदर यूनानियों के साथ युद्ध किया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए आपका जो है, यानी इसका आंसर बन जाता हमारा, देखिए आंसर बनेगा हमारा इसका, ये बन जाता हमारा ए आंसर। नेक्स्ट, 5वीं शताब्दी में भारतीय प्रांत निम्नलिखित में से 360 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में
देता था। देखिए अब इसमें देखिए आंसर बना, देखिए आपका जो है वो जो आंसर बनेगा, देखिए आपका जो है फारस, या फिर मतलब जो है इसका बी आंसर है, यानी कि फारस या पर्सिया 5 तारीख में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 360 टैलेंट्स वार्षिक स्वर्ण के रूप में देता था। अब देखिए हमारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारस का शासक, यानी फारस का शासक उस समय था दारा प्रथम। अब दारा प्रथम या डेरिस के पर्सिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम लेखों में हिंदू का उल्लेख उसके साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में हुआ था। हेरोडोटस बताता है भारत यानी भारत के दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था, यानी दारा का साम्राज्य का जो है भारत 20वां प्रांत था, और यहां से 360 टैलेंट एक प्रकार का भार या धन की इकाई थी, मुद्रा कह सकते हैं, जो है स्वर्ण वार्षिक रूप से प्राप्त करता था। तो इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा आंसर हमारा, देखिए पर्शिया या फारस बनेगा, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अब देखिए इसमें बनेगा, देखिए हमारा आंसर जो है वो बनेगा हमारा डेरियस प्रथम की बात करते हैं, ये बनेगा हमारा सी। डेरियस प्रथम ने, डेरियस प्रथम पहला ईरान शासक था जिसने भारत के कुछ भाग पर अपना आधिपत्य जमाया या फिर उसने अपने अधीन किया। आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था। अब देखिए इसमें जो है ये था हमारा महापद्म नंद, यानी ए आंसर। नेक्स्ट, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। अब देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा, देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ये था नंद वंश का, यानी कि नंद का जो है राजवंश का शासन कर रहा था, जैसे सिकंदर के समय जो है ये बनेगा हमारा ए आंसर। ए आंसर बन जाता है, देखिए हमारा जो है। अब देखिए इसके जो है हम जो है महापद्म नंद के 10 पुत्रों में पहले बताया है, घन्ना नंद जो है सिकंदर और अलेक्जेंडर का समकालीन था। ग्रीक लेखों में से अग्रमीद जेमिंद भी कहा गया है। धन्ना नंद जो है एक तरह समझिए आप जो है इसके समकालीन था, सिकंदर और अलेक्जेंडर इनके था। इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। देखिए अब सिकंदर के साथ भारत कौन नहीं आया था, देखिए इसमें देखिए आपका जो है ये बन जाता आपका आंसर, देखिए आपका नियाकर्स, अरिस्टोक्रिस्ट, डायमेक्स या अरिस्टोबुल। अब देखिए इसमें जो है इसके साथ जो है डायमेक्स नहीं आया था, देखिए इसका जो है यानी इसका आंसर बन जाता हमारा सी आंसर बन जाता। अब देखिए मतलब जो है यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, मतलब जो है अगर हम जो है सिकंदर की बात करते हैं इसके साथ कौन नहीं आया, देखिए है यहाँ पर देखिए सिकंदर के साथ डायमेक्स भारत नहीं आया था। नियाकर्स, अनेसिक्रेट्स तथा अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए थे, जबकि डायमेक्स मौर्य शासक बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अब सिकंदर के भारत की सफलता में केंद्रीय सत्ता का अभाव, उसकी सेना की सर्वश्रेष्ठता व कई देशद्रोही राजाओं के साथ मिलना नहीं रहा। सिकंदर का जब भारत लगभग 19 माह तक रहा था। अब देखिए इसमें जो है हमारे पास डायमेक्स ये बिंदुसार के दरबार में था, इसका आंसर बनेगा हमारा सी।
नेक्स्ट देखिए हमारा जो आंसर बनेगा, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है अशोक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। देखिए मैंने पहले था अशोक जो है सिकंदर के युद्ध के भाग लिया था। देखिए इसमें देखिए बन जाता है आपका, देखिए आंसर बन जाता है इसका डी, ग्रीक। ग्रीक मतलब देखिए यूनानी, ये बनेगा डी आंसर, सिकंदर के खिलाफ की बात होगी। नेक्स्ट, सिकंदर भारत के कितने मारा, मैंने बताया 19 मारा, देख सकते हैं। ये आंसर बनेगा इसका, देखिए हमारा 19 मारा, यानी सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए हमारा जो है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी में भारत छोड़ दिया, कारण वह सिकंदर मौर्य से पराजित हुआ था। अब इसमें देखिए जो है ए आर बोथ ट्रू है और व्याख्या नहीं कर रहा है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं इसकी जो है, इसमें ए तो सही है पर कारण सही नहीं है, यानी ए ट्रू आर फॉल्स है। इसका आंसर बन गया हमारा सी, ये आंसर बन गया हमारा इसका सी बन जाता है। अब देखिए जैसे मैं पहले बताया है कि मतलब जो है सिकंदर जो है यहां पर जो है 19 माह तक रहा था जो है, उसी के साथ देखिए मतलब 325 में भारत से लौट गया था, जिसका कारण चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होना नहीं था, बल्कि उसके सैनिकों ने उसका साथ नहीं दिया था। तो इस हिसाब से देखिए आंसर बना हमारा देखिए सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए इसमें देखिए सबसे पहले देखिए हमारा जो है यानी कि हर्यक वंश, उसके बाद हमारा देखिए आएगा जो है नंद वंश, उसके बाद शुंग वंश और मौर्य वंश। यानी देखिए हमारा जो है एक तरह समझिए आप जो है सबसे पहले तो हर्यक वंश नंबर 4, उसके बाद देखिए हमारा जो है ये आएगा फिर हमारा नंदवंश 1, फिर आएगा हमारा मौर्य वंश, फिर आएगा हमारा शुंग वंश यानी कि 2। 4132 ये बन गया हमारा बी आंसर, यानी बी इसका हमारा कार्यक्रम बन गया, ये आंसर हो गया हमारा हो गया बी। इसको देख लीजिए आप जो है। नेक्स्ट, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को किस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है। अब देखिए वह है सालवती, यानी ए आंसर है इसका। देखिए सालवती मतलब आंसर बन जाता है इसका, देखिए सालवती का मतलब यह है राजगृह के राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के पुत्र के रूप में जाता है वह है सालवती के पुत्र के रूप में जाना जाता है। अब इसमें देखिए आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। देखिए गिरिब्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। देखिए कौशाम्बी इसकी राजधानी नहीं रहा, बाकी ये तीनों इसकी राजधानी रही हैं, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। अब इसमें देखिए बनेगा हमारा 6 शताब्दी यानी कि बीसी में, बी आंसर, ये बी आंसर बन जाता है। अब देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में यानी 544 ईसा पूर्व से 512 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इस वंश का जो प्रथम प्रतापी राजा जो था वो था हमारा बिंबिसार, यानी बिंबिसार भी कहते हैं उसको जो है। देखिए
बिंदुसार अलग है, ये समझिए। बिंदुसार तो अशोक के टाइम का है, क्योंकि बड़े कन्फ्यूज करते हैं बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर नहीं समझते। बिंदुसार जो है बाद में है, यह है बिंबिसार की बात। इसने ही मतलब जो है बिंबिसार ने गिरिब्रिज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। इसने कौशल और वैशाली यानी लिच्छवी गणराज्य के राजा या राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने पूरा जोर दिया, उसे व्यवस्थित किया। और इसी वंश का जो अन्य शासक जो थे वो थे, जैसे अजातशत्रु की बात करते हैं हम, उदयन की बात करते हैं, अनिरुद्ध है, मुंड है, नागदशक है। इन्होंने मिलकर 412 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश को पितृघातियों या पितृहंता का वंश भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से भी प्राप्त हुए हैं। यानी समझ देखिए इसका आंसर बना हमारा बी, ये बी आंसर है। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी के कारण उसे अपने पुत्र द्वारा मारा गया? देखिए अब इसमें देखिए ये बनता हमारा अजातशत्रु, यानी बी आंसर बन जाता है हमारा, इसका बी आंसर होता है। अब देखिए जो है हम बात करते हैं 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा सा राज्य था जिसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगृह थी। लेकिन यहाँ की प्राकृतिक दशा, भौगोलिक स्थिति और योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध को एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। और मगध का जो प्रमुख राजवंश हर्यक वंश था, इसी के प्रतापी शासक अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के सिंहासन पर अधिकार किया था। इसके पिता मतलब है, मैं जैसे क्या था, इसका नाम कुणिक भी था। अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की अंत शक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी बनी। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी से लगातार 16 वर्ष तक युद्ध करके उन्हें परास्त किया और उस पर मगध साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित किया। अजातशत्रु बिंबिसार गौतम बुद्ध व देवदत्त के बाद तक जीवित रहा। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। यानी देखिए आंसर बनेगा इसका अजातशत्रु, ये देखिए इसका बी आंसर। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब देखिए इसकी जो है वो थी गिरिब्रिज या राजगृह, यह इसका सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? ये देखिए हमारा जो है, इसमें देखिए पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। देखिए इसमें ननोक भी इसमें से कोई नहीं है, ये बनेगा हमारा ई आंसर। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुप्रहार से स्थल से प्राप्त हुए? देखिए पहले मैं डिस्कस कर आपको बताया, आपको जो है वो है पाटलिपुत्र, यानी कि आंसर बनेगा देखिए हमारा बी आंसर, यह बनेगा हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अब देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक देखिए हमारे जो है उसमें देखिए ये बचे हमारे उदयन ने सर दिया, ये बने हमारा ए आंसर, यानी ये आंसर बन जाता है। अब पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन उदयभद्र ने की थी। पुराण और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। और पाटलिपुत्र का एक नाम कुसुमपुर भी था। उदयन जैन धर्म का अन्यायी था, या हम कह सकते हैं जैन धर्मावलंबी था। देखिए इसका आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट,
मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? अब देखिए इसमें देखिए जो है यानी कि मालवा क्षेत्र पर, इसमें देखिए आंसर बनेगा, देखिए हमारा ये बनेगा शिशुनाग। अब यानी इसका बनेगा हमारा डी आंसर, यानी कि शिशुनाग वंश, यानी कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था, यह बनेगा हमारा डी। अब देखिए शिशुनाग वंश के जो संस्थापक है, शिशुनाग के समय अवंती राजा पर मगध का अधिकार हो गया। इस प्रकार मगध साम्राज्य की पश्चिम सीमा मालवा तक जा पहुंची। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसमें देखिए मतलब ये है, इसका बनेगा डी आंसर। नेक्स्ट, मगध का कौन सा सम्राट अप्रोस या अप्रोपर सुब्रम के नाम से भी जाना जाता है? ये देखिए हमारा बनेगा, इसका बनेगा डी महापद्मनद, यानी डी आंसर बनेगा इसका। देखिए अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए पुराणों के अनुसार मगध में नंद वंश के संस्थापक महापद्मनद एक शूद्र शासक थे। इसे सर्व अक्षांतरक या अक्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव एवं दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। अभिलेखित साक्ष्यों में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी, यानी इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा डी, ये आंसर बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट, अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध के आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? अब इसमें देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए हमारा वो बनेगा वैशाली के लिच्छवी, यानी सी आंसर इसका बनेगा सी आंसर। नेक्स्ट, अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अब जब मैं डिस्कस ही किया पिछली क्लास में, देखिए आपको जो है वो देखिए मतलब कलिंग में, अभी थोड़ा बताया था आपको जो है, तो इसका आंसर बनेगा हमारा कलिंगा, यानी सी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिग्राम की अंत शक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका, देखिए वो आपका बनेगा देखिए अजातशत्रु, यानी कि बी आंसर बनेगा आपका, जो है ये आपका बी आंसर है। देखिए मैं आपसे डिस्कस किया है, तो देख लीजिए आप जो है। नेक्स्ट टेस्ट में आपसे फिर मिलेंगे।